नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक टोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। जरा सोचें, कोई मरीज अपनी बीमारी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे और वो किसी दूसरे संक्रमण का शिकार हो जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? चौंकिए नहीं, आईसीएमआर की स्टडी यही कहती है। खासकर आईसीयू में लंबे समय तक भर्ती मरीजों में अस्पताल में फैले संक्रमण की चपेट में आने की आशंका ज्यादा रहती है। परेशान होने वाली बात यह है कि अस्पताल से मिले इन संक्रमणों पर एंटीबायोटिक दवाएं भी बहुत असर नहीं करती। खासतौर से हिंदुस्तान के मसले में यह सामने आया है। आज हम अस्पतालों में फैलने वाले संक्रमण पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आईसीयू बेड्स कैसे सुपर बग्स का घर बनते जा रहे हैं और इसकी वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि समझेंगे आज के अस्पतालों को संक्रमण से दूर कैसे रखा जा सकता है। इससे बचने के उपायों पर भी करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। बेहद खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये खबर आपकी हेल्थ से जुड़ी है, खासकर उनके लिए जो अपने या अपनों के इलाज के लिए अस्पताल चले जाते हैं। आमतौर पर उनकी बीमारी तो ठीक हो जाती है और वो अपने घर लौट भी आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि अस्पताल से कोई दूसरा संक्रमण लेकर भी वो अपने साथ आ रहे हैं। ऐसा संक्रमण जो आगे चलकर जानलेवा साबित भी हो सकता है। चौंकिए नहीं, आईसीएमआर की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में मिलने वाले संक्रमण तब और खतरनाक हो जाते हैं जब मरीज ऐसे बैक्टीरिया की चपेट में आ जाते हैं जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर भी नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीयू में लंबे समय तक भर्ती ब्लड इन्फेक्शन के शिकार कुल मरीजों में से 73% मरीज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के शिकार हो गए, जबकि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के 53% मरीज इस बैक्टीरिया के शिकार हो जाते हैं। और ऐसा उन्हीं अस्पतालों में होता है जहां संक्रमण से निपटने के पुख्ता उपाय नहीं अपनाए जाते। इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर के 106 देशों के अस्पतालों के हालातों पर करीब 5 साल तक स्टडी की। जानकर हैरानी होगी कि स्टडी में शामिल 11% देशों के पास अस्पतालों से होने वाले संक्रमण को रोकने को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं है, जबकि स्टडी में शामिल 54% देशों में संक्रमण को रोकने के लिए अस्पतालों ने नियम कायदे तो बनाए हैं, लेकिन इन पर अमल नहीं होता। इस स्टडी में भारत के अस्पतालों को भी शामिल किया गया। स्टडी के मुताबिक 2020 में कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में भर्ती 41% मरीजों में संक्रमण की वजह खुद अस्पताल बन गए। हालांकि भारत में अस्पतालों के संक्रमण से बचाव को लेकर एम्स, आईसीएमआर और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की आपसी मदद से हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन सर्विलांस का गठन किया गया। इसके दायरे में 50 से ज्यादा अस्पताल शामिल हैं। अस्पतालों में खासकर टेस्ट सैंपल, वेंटिलेटर्स, सिरिंज, मेडिकल ग्लव्स, आला, बायो वेस्ट और मोबाइल इन्फेक्शंस की बड़ी वजह हैं। ऐसे में मरीजों के उपचार के लिए डॉक्टर्स केयर बंडल का इस्तेमाल करते हैं। इनमें डॉक्टर्स के वे सभी औजार होते हैं जो मरीजों के कांटेक्ट में आते हैं। इन्हें यूज करने के बाद पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। आईसीयू में भर्ती मरीज से मिलने जुलने वाले भी इन्फेक्शंस ले या दे सकते हैं। ऐसे में आईसीयू में जाने और आने से पहले अस्पतालों के बफर जोन में कम से कम 30 सेकंड बिताने चाहिए ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। फिलहाल तो अस्पतालों के साथ तीमारदारों को भी संक्रमण को कम करने में अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है ताकि मरीज अस्पतालों में बीमारी ठीक करने की बजाय किसी और संक्रमण का शिकार न हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। परिचय आज के मेहमानों को आपसे करा दें। डॉक्टर गिरधर ज्ञानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महानिदेशक हैं एएचपीआई के, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्ञानी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल पंडित सर, जो कि डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर पंडित आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा, डायरेक्टर है टीआईजीएस के, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के। डॉक्टर मिश्रा बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पर। सबसे पहले डॉक्टर ज्ञानी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। मैं पढ़ रहा था और इस बारे में संभवतः चर्चा बड़ी कम होती है कि आप अस्पताल जा रहे हैं और वहाँ से इन्फेक्ट होकर लौट रहे हैं। ख़ासतौर से हमने देखा जो आईसीयू में भर्ती मरीज़ हैं, इस बारे में जागरूकता बहुत कम है, बहुत कम इस बारे में बातचीत होती है। मैं पढ़ रहा था कि जो इन्फेक्शंस हैं उनको कहा क्या जाता है, कहीं पर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस लिखा हुआ है HAI, कहीं पर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस लिखा हुआ है, कहीं नोसोकोमियल इन्फेक्शंस लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि चर्चा इस पे नहीं हो रही है स्वास्थ्य बिरादरी में, लेकिन एक आम जनमानस और यहाँ तक कि स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में भी जागरूकता की कमी है।
कितना बड़ा इशू आप इसको मानते हैं सर, एक हेल्थ केयर फैसिलिटी के भीतर इन्फेक्शन होना या इस तरह की घटनाओं को? देखिए, मेरे दोनों कुलीग्स मेरे साथ हैं जो कि इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, और मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैंने ये एनएबीएच इस देश के अंदर डॉक्टर्स को साथ में लेके बनाया था, उन 2005 की बात है ये, तो हमें ये पता था कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है ये ग्लोबल फिनोमिना है। इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल के थ्रू आता है, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये आता है कि नहीं आता है, पक्का आता है। अब आप ये देखिए कि हमारे हॉस्पिटल में तमाम तरह के तो गैजेट्स होते हैं, कितने डिवाइसेस होते हैं। फिर आप देखिए सिंपल हैंड वॉशिंग जो होती है, हैंड हाइजीन जिसको हम कहते हैं, वो हम फॉलो अप नहीं कर पाते, चाहे वो हेल्थ केयर के प्रोफेशनल हो, चाहे वो मरीज हो, उनके फैमिली मेंबर हो। सरफेस वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हम इसको ध्यान में रखते हुए जब एनएबीएच बनाया गया था, तो ये बनाया गया था, उसमें एक चैप्टर रखा था अलग से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के ऊपर, इन्फेक्शन कंट्रोल के नाम से एक चैप्टर है पूरा, कि जो अस्पताल को एनएबीएच दिया जाएगा उसको ये सिद्ध करना होगा कि हम अपने हॉस्पिटल के में प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को बराबर मॉनिटर किया जाता है, रादर उसको प्रिवेंट किया जाता है। तो ये सब तमाम बातें हमें पता था कि ये ग्लोबल फिनोमिना है। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक छोटा एग्जाम्पल, अभी आपने कोविड का नाम लिया थोड़ी देर पहले, जी। मैं आपको बता सकता हूं, हमने सर्वे किया था कोविड 2 के टाइम। हमने देखा कि करीब करीब 47% प्रिस्क्रिप्शन में जिन लोगों ने डेक्सासाइक्लिन और अजीथ्रोमाइसिन दोनों एंटीबायोटिक लिए थे, जबकि ये वायरल इन्फेक्शन था कोविड, इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये सब दवाइयां लोगों ने ली। कैसे ली? एक मरीज ने ली, उसने दूसरे को बता दी, दूसरे ने तीसरे को बता दी। तो ये तमाम बातें इस देश में हुई हैं जिनकी वजह से एएमआर जो हम कह रहे हैं इसको बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एनएबीएच की वजह से बहुत सारा लोगों को अभी ज्ञान मिला है, और हमारे हॉस्पिटल अभी ये प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। बिल्कुल तो सर। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन काफी हद तक कम हो रहा है हमारे देश में, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना है। एब्सोल्युटली डॉक्टर पंडित, इसमें अब दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो जो हाइजीन, जो पर्सनल लेवल पर जो हाइजीन आपको जो नॉर्म्स हैं उनको आत्मसात करना चाहिए वहाँ पर, और दूसरा हॉस्पिटल में जब हम देखते हैं तो कई बार ख़ास तौर से आईसीयूज़ में इतना रश होता है, और ख़ास तौर से जैसे हमने कोविड में देखा, अनफॉर्चुनेटली ना बेड बदलने का समय, ना बेडशीट बदलने का समय, ना कुछ बदलने का समय नहीं होता। उस समय तो ये होता है कि आप किसी तरह से आप पेशेंट की जान बचाइए। तो वो एक अभूतपूर्व सिचुएशन थी। लेकिन नॉर्मल जीवन में हर बार कई बार देखा गया है कि बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं वो हाइजीन को का ख्याल नहीं रखते हैं, वहाँ पर नॉर्म्स को पूरा नहीं किया जाता है। ऐसे में एक मरीज या उसका तीमारदार क्या अपेक्षा करे, और कैसे ये सुनिश्चित करे कि जिस अस्पताल में वो अपने पेशेंट को भर्ती कर रहा है या खुद वहाँ पर विजिट कर रहा है उसकी प्रॉपर हाइजीन सुनिश्चित हो पाए? गुड इवनिंग दीपक जी और मेरे दोनों कलीग जो है इस शो पे जुड़े हुए। तो दो चीज़ें हैं दीपक सर, ये जो नैरेटिव है मैं थोड़ा इसको पीछे लेके जाना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अस्पताल में बेडशीट बदलने के लिए टाइम नहीं मिला हो। ऐसा तो नहीं हुआ है कि इतना हाइजीन लेवल हमारे किसी भी अस्पताल में पूरा नहीं किया गया हो। पर इससे पहले जो है ना, वो सबसे पहले जो ब्रिजर साहब ने जो बात बताई कि हम लोग जो एंटीबायोटिक्स को कई सालों से जो है अब्यूज करते हुए आए हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मरीजों ने खुद जाके केमिस्ट से एंटीबायोटिक्स लिए हैं। इस कारण हमारा जो गट का फ्लोरा है वो काफ़ी हद तक बदल गया है। और जब पेशेंट आईसीयू में आता है तो उसके पहले ऐसा तो बहुत कम होता है कि डायरेक्ट घर से आए और आईसीयू में आ गए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट छोटे अस्पताल में या अपने प्रैक्टिशनर के साथ लिया होता है। तो बाय द टाइम मैं जब पेशेंट आईसीयू में देखता हूँ तो करीब करीब टॉप के एंटीबायोटिक्स उनको ऑलरेडी दिए जा चुके होते हैं। तो हमारे पास जो है वो बचे रहते हो सिर्फ जो बहुत टॉप के एंटीबायोटिक्स है उसमें से एक या दो, जिसको कि हम लोग एक्चुअली इन पेशेंट्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। पर आपका जो कहना था हाइजीन की वजह से भी बात जो थी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हैंड वॉशिंग। अगर हम पूरी तरह से एज पर रूल्स क्लोरहेक्सिडिन हैंड वॉश करें, और जगह जगह पे हैंड वॉश जो है अस्पताल में भी, बड़े अस्पतालों में और छोटे अस्पतालों में भी है, जगह जगह लगाए गए हैं। पेशेंट के हर बेड के बाजू में रखा जाता है, उसको पूरी तरह से लगाए। हमारा हाथ जो है वो पूरा उसका एक प्रोसेस रहता है, उसको साफ करें
और उसको सूखने दें और उसके बाद ही जाके अगर मरीज के साथ कांटेक्ट करें तो हम इन्फेक्शन रेट जो है वो काफ़ी हद तक कम कर लेंगे, बहुत हद तक कम कर लेंगे। दूसरी बात है कि जैसे आपके रिपोर्ट में आपने केयर बंडल्स के बारे में बताया, तो हमारा जो स्किन है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का, और अगर स्किन में हम कहीं भी कुछ पेनिट्रेट करेंगे, जैसे कि हमको बहुत बार सेंट्रल लाइंस डालनी पड़ती है, आर्टीरियल लाइंस डालना पड़ता है, वेंटिलेटर लगाना पड़ता है, तो हमारा जो भगवान ने दिया हुआ हमारा नेचुरल बैरियर है उसको हम ब्रेक करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे स्किन के ऊपर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, और जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये बैक्टीरिया का रूप कभी कभी गट में और एनवायरनमेंट में जो है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की तरफ से हो जाता है। और अगर हम केयर बंडल्स पूरी तरह से इस्तेमाल ना करें तो ये जो स्किन में जो ब्रीच हुई है वहां से है जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकती है, कभी कभी निमोनिया हो सकता है, कभी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए केयर बंडल जो है, जो कि अभी बहुत अच्छी गाइडलाइंस है उसके बारे में, NABH है, JCI है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, अगर हम उसको पूरी तरह से पालेंगे तो उसका जो संक्रमण का जो रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। और ये बहुत सारे अस्पतालों ने किया है, हमारे अस्पतालों ने 2 बार 3 बार जो है इसके ऊपर अवार्ड भी लिया, BMJ अवार्ड भी मिला था हमको। एंटी माइक्रोबियल स्टुअर्डशिप बोलते हैं हम लोग इसको, जिसमें कि हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन जो है कम कर देते हैं और हाइजीन लेवल को इस हद तक बढ़ा देते हैं कि लोगों को अगर अंदर आना है आईसीयू के तो हाथ को है जो बराबर से सैनिटाइज करके ही अंदर आना है। तो ये जो 2-4 चीजें अगर अपने लोग देखें कि ये इस हॉस्पिटल की प्रैक्टिसेस कैसी है, तो अपने आप समझ जाएंगे कि हाइजीन को लेके है कि नहीं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मिश्रा, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा। ये जो सर्विलांस रिपोर्ट जारी की गई है एम्स, CDC और ICMR की, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार मानी गई है, और वो है यूज़ ऑफ डिवाइसेस। उसमें आपके कैथेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं और दूसरे तरह के हैं। तो क्या हॉस्पिटल्स में इन डिवाइसेस के यूज़ का, आई एम श्योर कि कोई प्रोटोकॉल होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर नेग्लिजेंस तो ज़रूर हो रही है, जिसकी वजह से ये जो राइज हम देख रहे हैं केसेस में, और इसको मेंशन भी बाकायदा इस सर्विलांस रिपोर्ट में किया गया है, कितना आप गंभीर इसे मानते हैं सर? नहीं, देखिए, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद इस तरह के टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है इसको सबको समझना। थैंक यू सर। हेल्थ केयर वर्कर्स और आम जनता के लिए भी, क्योंकि आईसीयू में पेशेंट है तो उसको देखने के चक्कर में हम उसको और बीमार ना कर दें, ध्यान रखें ये सब चीज़ें। तो ये बहुत ज़रूरी डिस्कशन आप कर रहे हैं। और जो आपने सवाल किया, देखिए, इन्फेक्शन किसी को बाहर से तभी आएगा जब किसी तरह से उसके बॉडी में पहुंच रहा है, जहाँ मुंह के जरिए या आंख या नाक या सांस के जरिए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे हमने लापरवाही किया, वो चाहे सीधे टच करके या ठीक तरह से जो टूल्स हैं हमारे सैनिटाइज नहीं किया, या अलग चीज़ हो सकती है जो कि हवा के माध्यम से जो हो जाता है, छोटे एरोसॉल से, उस तरह का इन्फेक्शन है। तो उसको हमको बचाने के लिए अलग तरह से जो एयर सिस्टम है उसके ऊपर अलग तरह से ध्यान देना होगा। अभी कोविड के टाइम में जैसे पता चला हम लोगों को बाद में कि ये एयरबॉर्न हो सकता है, तो इसलिए क्या क्या इसके लिए हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और अभी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी बने हैं जिनसे कि अगर आप एक कमरे में रखिए तो वहाँ से बैक्टीरियल, वायरल जो एयरबॉर्न है वो ख़त्म किए जा सकते हैं। 3-4 कंपनियों ने इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी इस तरह की इंडिजिनाइज चीज़ें बन रही हैं। तो हमारे ख्याल से इससे जो है हमको एक फ़ायदा होगा कि ऐसी नाजुक जगहों पे, आईसीयू जैसी जगहों पे, या जहाँ पे हम लेबोरेटरी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं, इनको करने से हमको फ़ायदा होगा बहुत हद तक। तो अगर हम इस तरह से नए उपयोग करें, नए फिल्टर्स का इस्तेमाल करें जो एयर सर्कुलेट हो रही, क्योंकि बहुत सारे एयर कंडीशन में बहुत सारी एयर रिसर्कुलेट होती है, उसकी मात्रा कम करके जो सर्कुलेट हो रही है उसको स्पेशल फिल्टर से या यूवी से स्टरलाइज करें। इस तरह की भी मशीनें बनी हैं इस पिछले 2-3 साल के अंदर जब हमको इसकी ज़रूरत पड़ी है। तो ये तो हुई मशीनों की बात, लेकिन हम इन सब चीज़ों को लगातार चेक भी कर सकते हैं, वो हमको करना चाहिए। जैसे हम हॉस्पिटल के जो आउटलेट हैं उनके वहाँ से सीवेज वाटर जो आ रहा है, वेस्ट वाटर जो आ रहा है, तो उसमें से हम बता सकते हैं कि किस तरह के पैथोजन यहाँ पे पाए जा रहे हैं। वो हमारे ख्याल से हर हॉस्पिटल को इसमें वॉलंटरली पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक्सपर्ट्स के साथ मिलके उसका हर वीक या हर 2 वीक में एक बार टेस्ट करें कि किस तरह के पैथोजेंस हैं। हमारे पास एयर सर्विलेंस की अभी सुविधा हो रही है, तो हम एयर का भी सैंपल करके बता सकते हैं कि किस तरह के पैथोजन वहाँ पे फैल रहे हैं या हैं विद्यमान।
तो हम मास्क वगैरह लगा के उससे बच सकते हैं, लेकिन हम सर्विलेंस करके ये भी बता सकते हैं कि किस तरह के वायरस या पैथोजेंस एयर में हैं। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से इन दो चीज़ों को अगर हम एक परमानेंट फीचर के रूप में रख लें तो हमको ये पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है और किस तरह के पैथोजेंस यहाँ पे हैं, हमको किस तरह की प्रिकॉशन रखनी चाहिए। और क्विक डायग्नोस्टिक के भी आ रहे हैं, जैसे पेशेंट को कुछ अगर नए सिम्टम आए तो हम 2-4 घंटे के अंदर बता सकते हैं कि किस तरह का पैथोजन है और कौन सा एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए। जैसे हमारे और दोनों साथियों ने बोला, ये बहुत जरूरी है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना। स्वाभाविक रूप हमारे से यहाँ इसका बहुत दुरुपयोग होता है। वो एनिमल हस्बेंड्री आप चाहे देखिए, आप चाहे जो चिकन ग्रोइंग प्लेसेस हैं या फिशरीज हैं, उनके अंदर बड़ी बुरी तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम अपने लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ये सर। एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस जो है एक बहुत बड़ी समस्या होगी और ये समय आ चुका है कि हम इसको बहुत ही सीरियसली लें और इस तरह के प्रोग्राम से पहली चीज तो एक जानकारी लोगों के अंदर पहुंचाएं और नए नए जो हमारे तरीके या नए टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल आई सर। हुई उससे हम मॉनिटर करें और इसका इंटरवेंशन करें, नहीं तो हम काफी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली सर। डॉक्टर ज्ञानी, क्या जो कोई गाइडलाइंस हैं हॉस्पिटल्स में स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन को लेकर, कि हॉस्पिटल के भीतर का जो एनवायरनमेंट है, जो आपके जो जैसा मैंने कहा कुछ आपके जो इस्तेमाल में लाई जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको डिसइंफेक्ट करना, स्टेरिलाइज करना, इसके कोई प्रोटोकॉल या गाइडलाइंस हैं? देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल हो या NABH एंट्री लेवल सर्टिफाइड हॉस्पिटल हो, उनके लिए मैंडेटरी है कोई गुड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करें, जी। जिसका हम लोग समय समय पर अवलोकन करते हैं। अब ये लेकिन क्या है कि एक्रेडिटेड हॉस्पिटल सब तो नहीं है, बहुत ही लिमिटेड नंबर अभी हॉस्पिटल एक्रेडिटेड हुए हैं, लेकिन इसकी गाइडलाइन बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है और बहुत अच्छी तरह से प्रचलित भी हो रही है। WHO की गाइडलाइंस भी बनी हुई है ये सब, और स्टीवर्डशिप प्रोग्राम जैसे डॉक्टर पंडित ने आपको बताया, स्टीवर्डशिप प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, और इसके लिए एक ही तरीका है कि आप इन्फेक्शन कंट्रोल जो प्रैक्टिसेस पब्लिश हुई है, जो अवेलेबल है, वो आपको लागू करनी है, बजाय कि एक बार इन्फेक्शन होने दो और उसके बाद हमें एंटीबायोटिक्स को दें। तो तरीका यही है। इसके लिए मैं एक बात और बता दूं, डॉक्टर्स की CMEs की जाती हैं समय समय पर। इसके अलावा एक और चीज है जो हॉस्पिटल को ध्यान देने का है कि नर्सेज और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो ज्यादा समय तक मरीजों के संपर्क में रहते हैं। बिल्कुल। इसके लिए भी एक प्रोग्राम बनाया गया है कि नर्सेज के लिए खास तौर पर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल नर्स। अच्छा। तो हर एक नर्सिंग स्टेशन पे जो नर्स होगी वो ट्रेन होनी चाहिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के ऊपर। ये सब चीजें की जा रही हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ज्यादा मुद्दा कहाँ आ रहा है, कंज्यूमर्स के ऊपर और केमिस्ट शॉप के ऊपर। अच्छा। ये एक आम दवाई की तरह ट्रीट की जा रही है। बड़ा अफसोस मुझे लग रहा है कि आप बड़े यूरोप में जाएंगे, इवन छोटी ब्लड प्रेशर की दवाई आपको नहीं दी जाती है। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हम आराम से जाके परचेज कर लेते हैं, और ये माना जा रहा है कि मरीजों के अंदर जो कि हॉस्पिटल नहीं जाते हैं कि अरे भाई कुछ भी जाए एंटीबायोटिक ले लो, इससे बचाव हो जाएगा। ये अब एंटीबायोटिक लेने के बाद जब एक्चुअली बीमारी होती है तो उसके ऊपर दूसरा एंटीबायोटिक काम करता नहीं है, नया मॉलिक्यूल बिल्कुल सर। नहीं डॉक्टर ज्ञानी, आपने बिल्कुल सही कहा सर। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम तो लगातार शोज कर रहे हैं, लोग हम बार बार कह रहे हैं ये कि जो ये ओवर द काउंटर आपको मिल जा रहा है और उसकी वजह से AMR हो रहा है। WHO कह रहा है कि देखिए 10 बड़े ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स जो हैं उनमें AMR अग्रणी है, और ये आने वाली समय में संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। तो इसलिए ये अचार की तरह जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं लोग, ये और जो मिल जाता है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और इस पर हमने कई बार बोला भी है, सरकारी एजेंसियों को भी हमने कहा है कि इस पर आप ध्यान दीजिए। आप बिना अप्रूवल के दवाइयां मिल रही हैं, एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं, और जैसे मैंने आपको कहा 2 एंटीबायोटिक्स मिलाई, एक नया बन गया और मार्केट में उतार दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस पर सरकार को भी सख्ती से कदम बढ़ाना चाहिए। कैसे करेंगे ये एक मैमथ टास्क है, हम जानते हैं, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। डॉक्टर पंडित, अब इसकी वजह से सर, ये मैं कहीं पढ़ रहा था, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं, ये ब्लड वाले जो इन्फेक्शंस हैं ऐसे 73% मरीजों में पाया गया है, और UTI इन्फेक्टेड जो हैं ऐसे 53% मरीजों में पाया गया है।
और मुझे बताया गया है, जो रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था, कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है विदेशों में तो क्योंकि एंटीबायोटिक्स खा लेने का इतना प्रचलन नहीं है, इसलिए वहां पर तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। आप जो लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक देंगे उससे भी ठीक हो जाएगा शायद ये, लेकिन भारत में नहीं हो रहा है, भारत में ये काम ही नहीं कर रहा है। ये कितनी बड़ी समस्या है डॉक्टर पंडित? ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मैंने कहा कि एंटीबायोटिक जब हमारे पास पेशेंट मरीज आता है तो कई सारे एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी ले चुका होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ ज़्यादा आईसीयू में, जबकि टर्शरी केयर आईसीयू में मैं काम करता हूँ, वहाँ देने के लिए ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं रहते हैं। विदेशों में अगर आप देखो तो उसका उल्टा है। विदेशों में ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा पाया गया है। एक दो यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे ग्राम नेगेटिव दिखता है, जैसा कि हमारे पास है, और हमारे पास इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इतनी हद तक है कि हम करीब करीब अब ऐसे एंटीबायोटिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि समझो हम लोग 5 दशक पहले यूज़ कर रहे थे, पॉलीमिक्सिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, उसको। जी, मुझे लगता है डॉक्टर पंडित से हमारा संपर्क कट गया। मैं फटाफट से डॉक्टर मिश्रा अब आपके पास आना चाहूँगा। एक चीज़ जो रह गई, जो मुझे लगता है हम सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आईसीयू में जब मरीज़ होता है या हॉस्पिटल में जब मरीज़ होता है, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए होते हैं, लेकिन तीमारदार स्वाभाविक रूप से भावुक होते हैं अपने मरीज़ के लिए। हर कोई प्रोटेक्टिव होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मरीज़ की बेहतरी के लिए इन्फेक्शन आपको ना हो जाए कहीं, है ना। उसके लिए आपको ये थोड़ा सा अपने भावनाओं पर भी काबू रखना है। ज़बरदस्ती लोग आईसीयूज़ में घुसने की कोशिश करते हैं, ये प्रवृत्ति थोड़ा रोकनी पड़ेगी सर। बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ हर चीज का एक अंडर द टेबल प्रोविजन होता है। आप प्रेशर डालेंगे, लड़ाई करेंगे जो स्टाफ है वहाँ, उनको अपना काम नहीं करने देंगे। ये एक हमारी जो एक तरह से सामाजिक बीमारी है कि हम जाना चाहेंगे किसी भी तरह से मिलने के लिए। ऐसे आप अक्सर देखते हैं कि लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, डॉक्टर्स की भी तौहीन करेंगे, हमको जाने दो, हमको मिलना है, ये वो। तो मेरे ख्याल से इन सबका समाधान हमको वही उसी तरीके से करना है कि एक सिंपल डिसिप्लिन के तरीके से ही आप अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन तो अपने आप, जैसे एयरबॉर्न छोड़ के इन्फेक्शन अपने आप नहीं जा सकता, उसको आदमी ले जाता है। जैसे अगर हम अच्छी तरह से मास्क पहने तो हम कोविड हमको नहीं आएगा, क्योंकि हमने मास्क अच्छी तरह से पहना, वो नहीं जा सकता। हम एक दूसरे को देते हैं ये सब चीजें, वो चीज लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप जाके जबरदस्ती या इमोशन में या किसी तरह से पेशेंट के पास जा रहे हैं, एक तो आप पेशेंट वो ऑलरेडी कमजोर हालत में है, उसको आप इन्फेक्शन देंगे। जो बाहर से ला रहे हैं, जो आप स्वस्थ हैं, तो आपको उसका कोई असर नहीं है। और दूसरी चीज, आईसीयू में जहाँ पे कि पेशेंट रहते हैं वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है, उस तरह एंटीबायोटिक बक्स वहाँ पे ज्यादा देखे गए। एक्चुअली हमारे आईसीयू में ऐसी कुछ जगहों पे, जैसे कि इस रिपोर्ट में भी देखा गया, तो आप बेवजह वो इन्फेक्शन लेके वापस आ रहे हैं और परेशानी में पड़ सकते हैं। तो सिंपल जो रूल्स हैं, प्रिकॉशंस, उनको अच्छी तरह से हम अगर स्ट्रिक्टली अप्लाई करें तो बहुत हद तक ये चीजें कंट्रोल में लाई जा सकती हैं। तो ये तो लोगों को समझाने वाली बात है, और जो आदमी जब बीमारी आ गई उस समस्या को। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आज का हाँ जी सर, आज का जो हमारे जो चर्चा रही है, मेरे पास वक्त की कमी है, आज की जो हमारी चर्चा रही है उसका अगर सार निकालने की कोशिश करें तो हॉस्पिटल के भीतर इन्फेक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि HAI सर्विलांस की जब हम बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकना अगर है तो हमें 3 मोर्चों पर काम करने का। पहला, जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनके प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के लिए जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन हो। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग जो है वो सोच समझ कर किया जाए, हॉस्पिटल्स के भीतर भी और बाहर भी। केमिस्ट के लिए भी कह रहा हूं मैं, और डॉक्टर्स के लिए भी कह रहा हूं, और मरीजों के लिए भी कह रहा हूं, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग सोच समझ के कीजिए। और तीसरा, जो एटिकेट्स हैं, जो डिसिप्लिन है, उसको फॉलो कीजिए। भावुकता में आप जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं आईसीयू वार्ड्स में, वो आपकी जान के ऊपर खतरा है, और जो मरीज ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उसकी जान के ऊपर भी खतरा है, और जो बाकी स्टाफ है उनके लिए भी खतरा है। इन 3 मोर्चों पे अगर आपने काम कर लिया तो हमारे हॉस्पिटल सुरक्षित रहेंगे इन्फेक्शन से। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश मिश्रा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला सर। डॉक्टर पंडित, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर ज्ञानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।